तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीए थर्ड ईयर का इतिहास, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर यूपीएस क्वेश्चन बैंक को कवर कर चुके थे। आज हम दूसरे चैप्टर में राष्ट्र संघ सफलता और असफलता के बारे में बात करेंगे। यानी जो राष्ट्र संघ है, वो राष्ट्र संघ क्या होता है और उसकी सफलता क्या है और असफलता कैसे हुआ, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला प्रश्न है हमारा, कि राष्ट्र संघ के फलस्वरूप उपलब्धियां का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, और राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की विवेचना कीजिए। ये एग्जाम में हो सकता, एक क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्र संघ से, तो आप जो है क्वेश्चन को बार बार अच्छे से नोट डाउन करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं राष्ट्र संघ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम परिणाम संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विध्वंसकारी एवं दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो पूरे मानव जाति के लिए एक जो है विध्वंसकारी युद्ध और दुर्भाग्य सिद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में विशाल पैमाने पर जन और धन का विनाश हुआ। ठीक है, इस जैसे युद्ध हुआ तो जो है धन और विनाश काफी क्षति हुई। ठीक है, सभी देशों की जनता युद्ध बंद करने तथा विश्व में शांति स्थापना करने के लिए आतुर हो उठी। ठीक है, और 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने पिछले वीडियो में पेरिस शांति सम्मेलन पढ़ा था, तो जाइए, अगर नहीं देखें वीडियो को प्लीज वॉच कर लीजिए, प्ले लिस्ट में है। ठीक है, तो इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने शांति सम्मेलन के सदस्यों को प्रमुख अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसका अंतिम सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना संबंधित था। ठीक है, जो अंतिम जो विल्सन का जो है, उसमें जो है राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए संबंधित अपने 14 अंतिम सूत्रों में बताया है। ठीक है, इतिहासकारों ने हेजर ने लिखा है कि हेजर क्या लिखते हैं कि पेरिस सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन करना था। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि राष्ट्र संघ की स्थापना संभव हो सका। यानी किसके, हेजर का कहना है कि अगर विल्सन के प्रयासों से ही ये राष्ट्र संघ की स्थापना का संभव हो सका। ठीक है, देखिए, राष्ट्र संघ का संविधान में क्या महत्व है। देखिए, राष्ट्र संघ में संविधान का क्या महत्व है कि संविधान का निर्माण विल्सन की अध्यक्षता में गठित 19 प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा किया गया था। यानी जो है राष्ट्र संघ में जो संविधान की निर्माण था, वो विल्सन की अध्यक्षता में किया गया था, और जो है जिसमें 19 प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, इस संविधान में कुल 26 धाराएं थी। इनमें से 10वीं और 12वीं धाराएं, 16वीं धाराएं विशेष महत्वपूर्ण थी। ठीक है, विशेष महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले इसमें जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। नंबर 1 है भविष्य में युद्धों की संभावना को समाप्त करना। ये पहला उद्देश्य था राष्ट्र संघ का। दूसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। ठीक है, तीसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था या सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना। ये तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य में पेरिस शांति सम्मेलन में संपन्न की गई संधियों को निर्णय लागू करना। ये चौथा उद्देश्य था, ये राष्ट्र संघ बनाने की स्थापना करने के उद्देश्य। ठीक है, देखिए, संविधान की प्रथम 7 धाराएं में राष्ट्र संघ सदस्यता एवं गठन संबंधित नियमों का विवेचना किया गया है। उन सभी शक्तियों को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई है। उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, जिसके अतिरिक्त तटस्थ देशों को भी संघ सदस्य बनाया गया। इसी प्रकार प्रारंभ में केवल 16 सदस्य देशों में राष्ट्र संघ के संविधान पर हस्ताक्षर किए, और सन 1920 में संघ ने 27 सदस्यों थे, जबकि अब 1925 में ये संख्या बढ़कर 55 हो गया था।
देखिए, राष्ट्रसंघ की गठन कब होता है? ठीक है, राष्ट्रसंघ की गठन गठन की बात करें तो ये गठन निम्नलिखित अंगों में किया गया था। ठीक है, पहला असेंबली। ठीक है, पहला क्या है? असेंबली। यह यह राष्ट्रसंघ का मुख्य अंग था, यानी असेंबली जो है यह राष्ट्रसंघ का मुख्य अंग था। सभी सदस्य देशों को अनिवार्य के रूप से असेंबली में प्रत्येक देश के अधिकतम प्रतिनिधियों की संख्या 3 होती थी, किंतु प्रत्येक देश में केवल एक ही मत देने का अधिकार था। ठीक है, इसी प्रकार असेंबली असेंबली में प्रत्येक देश की समान स्थिति थी। इसकी बैठक वर्ष के एक ही बार होती थी। ठीक है, इसे अपने अधीन अध्यक्ष या सभापति चुनने का अधिकार था। ठीक है, बैठने में अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। असेंबली के सदस्य 2/3 भाग द्वारा स्वीकृत दिए बिना किसी नए राष्ट्र को संघ का सदस्यता नहीं बनाया जा सकता था। विश्व में शांति की संबंधी विषयों को विचार विमर्श करना, बजट को स्वीकार करना, काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, ये सब चीजें इसमें था। निर्वाचन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जजों की नियुक्ति करना असेंबली का प्रमुख कार्य था। तो ये हो गया राष्ट्रसंघ के गठन के पहला, जो कि असेंबली था। दूसरा क्या है हमारा? काउंसिलिंग, राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। ठीक है, काउंसिलिंग राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद क्या है कि तो राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी को काउंसिलिंग की संज्ञा प्रदान की गई थी। यह 9 सदस्यों की एक छोटी सी समिति होती थी। ठीक है, जिसमें सदस्यों को 2 भागों में विभाजित थे, अस्थायी सदस्य तथा अस्थायी सदस्य। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली एवं जापान को काउंसिल की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी, किंतु अमेरिका द्वारा राष्ट्र संघ की सदस्यता को स्वीकार न करने के कारण अस्थायी सदस्यता की संख्या 4 रह गई थी रही रही गई। इसके अतिरिक्त 4 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन असेंबली द्वारा किया गया। इसी प्रकार प्रथम 2 वर्ष तक काउंसिल के सदस्यों की संख्या 8 थी, किंतु कालात्मक में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। ठीक है, अस्थायी सदस्यों के 3 वर्ष तक के लिए निर्वाचित किया जाता था तथा उनमें से 1/3 सदस्यों को प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। ठीक है, ये हो गया काउंसिल राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। अगला हमारा है सचिवालय। क्या है? सचिवालय। तो सचिवालय की बात करें तो सचिवालय का मुख्य कार्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया था। यानी जो सचिवालय है इसका मुख्य कार्यालय जो है जिनेवा में स्थापित किया गया था। इसके सर्वोच्च अधिकारी को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता था। ठीक है, इसके सर्वोच्च अधिकारी को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति काउंसिलिंग द्वारा की जाती थी। ठीक है, विश्व के लगभग 50 देशों ने लगभग 750 सदस्यों को सचिवालय में कार्य करने के लिए रखा गया था। सचिवालय में कुल 11 विभाग थे। प्रत्येक विभाग को देख रेख के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। सचिवालय का मुख्य कार्य असेंबली और काउंसिल की बैठक में विचाराधीन मामलों की सूची तैयार करना था। ठीक है, बैठकों की कार्रवाई से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करना तथा समझौते और संधियों का प्रकाश की व्यवस्था करना एवं संधियों की आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव भी दे सकता था। ये हमारा सचिवालय। ठीक है, अगला हमारा है चौथा, अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय की स्थापना 20 दिसंबर 1920 को हेग में की गई थी। ठीक है, यानी जो अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 20 दिसंबर 1920 को हेग में की गई थी। प्रारंभ में 11 जजों की नियुक्तियों की गई थी, किंतु कालांतर में यह संख्या बढ़कर 15 कर दी गई। जजों का कार्यकाल 9 वर्ष से निश्चित किया गया था। इन्हें असेंबली तथा काउंसिल की संयुक्त सहमति से नियुक्त किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में समझौते के अर्थ का उद्देश्य की व्याख्या करना, विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों पर कानून सलाह देना, राष्ट्र संघ के संविधान की व्याख्या करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के विषय में असेंबली एवं काउंसिल को सलाह देना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य था। ठीक है, अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए इसका मुख्य कार्यकाल भी जेनेवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य कार्यकाल भी कहाँ स्थापित किया था? जेनेवा में स्थापित किया गया था। राष्ट्र संघ के सदस्यों की अपनी इच्छा से इस संगठन के सदस्य बन सकते थे। ठीक है, इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति को सुधारना तथा पुरुषों और महिलाओं के बच्चों के लिए कार्य की उपयुक्त मानवीय दशाओं को उपलब्ध कराना। कार्यों की दृष्टि से श्रम गठन के 3 भागों में विभक्त किया गया था। पहला सामान्य सभा, कार्यकारिणी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। ठीक है, और जो आखिरी इसका जो गठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, एग्जाम में कई बार टिप्पणी में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विचार राष्ट्र संघ ने अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे विचारों की 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के संघ के न्यायालय के प्रमुख संविधान हेतु प्रस्तुत किए जाए उनका समाधान करना था कि कार्य के अनुसार न्यायालय के संविधि एक तथा कथित ऐच्छिक धारा भी जिस पर हस्ताक्षर करने वालों के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके और राष्ट्र संघ के अन्य सदस्यों के बीच वैधिक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप विवादों को सामने निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था। तो ये हमारा राष्ट्र संघ की उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका संगठन कैसे हुआ। ठीक है, ये हमने इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि प्लीज़, और आप गाइस जो है अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई कमेंट या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या